बात करेंगे पीओके के फैसले की। आज पाकिस्तान क्या रोने वाला है? पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। आज होने वाले मार्च से पहले कई इलाकों में हिंसा तक हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुजफ्फराबाद में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग की गई है। प्रदर्शन कर रहे नेताओं को हिरासत में लिया गया है। आज पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा मार्च भी निकाला जाएगा, लेकिन इससे पहले जो प्रोटेस्ट किया गया वो तस्वीरें मुजफ्फराबाद से सामने आई पीओके के। इस तरह लोगों का गुस्सा, लोगों का आक्रोश फूटा है सरकार के खिलाफ, पाकिस्तान सरकार के खिलाफ। ये विरोध प्रदर्शन तेज होता जा रहा है, उग्र होता जा रहा है। तो तस्वीरें इस वक्त आपको मुजफ्फराबाद की, इसके अलावा आप जरा देखिए पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जो जबरदस्त गुस्सा है उसकी 3 तस्वीरें। 5 घंटे से नीलम ब्रिज पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो रही है। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता का जरा वीडियो आप देखिए, कैसे प्रदर्शनकारियों पर जो हथियार है उनका इस्तेमाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। मुजफ्फराबाद में छात्र नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है और आजादी के नारे यहां पर बहुत तेजी के साथ सुनाई दे रहे हैं। आप जरा इन 3 तस्वीरों में देखिए वहां के हालात कैसे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने जरा देखिए मुजफ्फराबाद में किस तरह से पुलिस की गाड़ी को पलटा दिया गया, पुलिस किस तरह से लाठी डंडों के साथ, हथियारों के साथ जो प्रदर्शनकारी है उसके पीछे भागी है, उस पर बर्बरता की गई है। ये हालात है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, कुछ इस तरह से आजादी के जो नारे हैं वो गूंजते हुए पीओके में नजर आ रहे। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पीओके में प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों का विरोध बहुत तेज हो गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई की मांग की जा रही है और साथ ही साथ महंगाई और बिजली कटौती से लोग बेहद परेशान हैं। सस्ता आटा और सस्ती बिजली की मांग वहां पर जोर पकड़ रही है। आजादी की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं और अब यह विरोध और भी तेज हो गया। और आइए मैप के जरिए आपको बताते हैं पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के किस किस इलाके में हिंसक झड़पें हो रही हैं, लोग हिंसक झड़पें कर रहे हैं। पीओके में कहां-कहां प्रदर्शन हो रहा है, देखिए आप मैप देख रहे हैं जिसमें सबसे पहले जो ब्लिंक हो रहा है वो मुजफ्फराबाद है। ये पीओके का बहुत ज्यादा ऐसा इलाका है जहां पर जुल्म के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा है। इसके अलावा सुधनोती और मीरपुर, ये 3 इलाके ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, लोग भड़के हुए हैं। ये 3 जगहें ऐसी हैं पीओके में जहां पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। और अब आपको बताते हैं कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोग आखिर क्यों भड़के हुए हैं और बुनियादी मांगों को लेकर शुरू हुआ प्रदर्शन हिंसक क्यों होता चला जा रहा है, क्यों हिंसक हुआ है प्रदर्शन, आपको बताते हैं वजह क्या है। पंजाब से फ्रंटियर कोर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। पाकिस्तान रेंजर्स और क्विक रिस्पांस फोर्स को बुलाया गया है। सेना की भारी तैनाती देखकर प्रदर्शनकारी अग्रेसिव होते जा रहे हैं, उग्र होते जा रहे हैं। दरियाल इलाके में असिस्टेंट कमिश्नर के दफ्तर पर अटैक हुआ। भीड़ ने पुलिस अधिकारियों को जमकर पीटा है। असिस्टेंट कमिश्नर ने भीड़ पर लाठीचार्ज का आदेश दिया। लाठीचार्ज के बाद लोग भड़क गए और फिर देखते ही देखते हिंसा शुरू हो गई। ये हिंसा इतना ज्यादा बढ़ गई कि बवाल मच गया है। लोग हिंसक प्रदर्शन पर उतारू हैं जुल्म के खिलाफ। और अंकित भट्ट और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंकित, 3 जगहें हमने दिखाई हैं पीओके की जहां पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं सबसे ज्यादा सरकार की नीतियों के खिलाफ, और ये जो ताजा घटनाक्रम हुआ है, इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है प्रोटेस्ट से जुड़ी हुई? निधि, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आज 11 मई है, तो आज सबसे बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो वहां की जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से कॉल दी गई थी, लेकिन इसका असर 2 दिन पहले से ही देखने को मिल रहा है। कल हमने देखा कि किस तरीके से जो उग्र भीड़ है वो लगातार सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आई। उससे पहले भी 1 दिन पहले भी लगातार इसी तरीके की जो तस्वीर थी वो बाहर मीरपुर इलाके में देखने को मिली। आज क्योंकि 11 मई है, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी कमेटी जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जी अंकित, चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित इस पूरी जानकारी के लिए।
और चलिए अब बात करते हैं सियासत की। बड़ी खबर आप देखिए, जेल से निकलने के बाद आज से प्रचार में जुट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। सुबह 11 बजे सबसे पहले हनुमान मंदिर जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे हनुमान जी के, और उसके बाद दोपहर 1 बजे पार्टी ऑफिस में केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज शाम दिल्ली में 2 रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। रोड शो में पंजाब के सीएम भगवंत मान भी शामिल होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि केजरीवाल जेल से निकलने के बाद चुनावी प्रचार को आज से आगे धार देंगे। सीएम केजरीवाल 22 दिन की जमानत पर बाहर आए हैं। आज से वो 2024 के चुनावी प्रचार में पूरी तरह से जुट जाएंगे। लेकिन जब कल केजरीवाल तिहाड़ जेल से घर पहुंचे तो उनका स्वागत सांसद संजय सिंह ने किया। संजय सिंह ने केजरीवाल को गले लगा दिया। इसके बाद उनके घर के अंदर की तस्वीरें भी सामने आई, जहां वो अपने माता पिता और पत्नी से मिलते हुए केजरीवाल दिखाई दिए। तो अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना और अब चुनाव प्रचार में जुट जाना। 3 चरणों का तो चुनाव हो गया, लेकिन बाकी 4 चरणों का चुनाव बाकी है, जिसमें दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में वोटिंग होनी। यहां पर केजरीवाल का कितना असर होने वाला है, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दरअसल दिल्ली की 7 सीटों पर, जहां पर 25 मई को मतदान होना है, यहां पर गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो कांग्रेस यहां पर 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके साथ ही हरियाणा में भी गठबंधन है, जहां पर कुल मिलाकर 10 सीटें, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस यहां पर 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और पंजाब की बात करें तो यहां पर सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स को उतारा हुआ है। तो ये वो तमाम राज्य है जहां पर आने वाले वक्त में असर पड़ता हुआ नजर आएगा। इधर जेल से बाहर निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। आज देश बहुत तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। हमारा देश 4000 साल से ज्यादा पुराना है। हमारा देश महान देश है, लेकिन जब जब इस देश पे किसी ने भी तानाशाही करने की कोशिश की, लोगों ने उसे कभी बर्दाश्त नहीं किया। आज देश तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। मैं तन मन धन से उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा हूं, पर 140 करोड़ लोगों को मिलकर इस तानाशाही को हराना होगा। मैं लोगों से अपील करता हूं कि हमें सबको मिलकर देश को बचाना है। सुबह 11 बजे हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए हम सब लोग हनुमान मंदिर जाएंगे कनॉट प्लेस में। मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सब लोग आएं, सब लोग हनुमान जी का आशीर्वाद लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल को आपने सुना, और आइए आपको सुनवाते हैं अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर, उनकी रिहाई पर क्या कुछ कहना है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेताओं का। उनको कुछ दिनों के लिए सशर्त छोड़ा गया है, और शर्त यह है कि ना तो मुख्यमंत्री कार्यालय जा सकते हैं, ना तो सचिवालय जा सकते हैं, ना तो इस भ्रष्टाचार के केस में जुड़े अधिकारियों से वो बात कर सकते हैं। और ऐसे में स्पष्ट होता है कि माननीय न्यायालय ने अरविंद केजरीवाल जी के चेहरे पर एक कालिख लगा करके भेजा है उनको। देखिए, कार्यकर्ताओं में नहीं, देश के अंदर करोड़ों लोग, चाहे वो दिल्ली में हो, पंजाब में हो, महाराष्ट्र में हो, बंगाल में हो, आज के इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि अरविंद केजरीवाल कब छूटते हैं। और अब अरविंद केजरीवाल का छूटना पूरे इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। और देखिए आगे बढ़ते हैं, आज शाम थम जाएगा चौथे चरण के प्रचार का शोर। 13 मई को चौथे चरण के लिए वोटिंग होनी है। 10 राज्यों की कुल मिलाकर 96 सीटों पर मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में 3 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। अब चौथे चरण के लिए 13 मई को वोट डाले जाएंगे। आज शाम को चौथे चरण के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान होगा। चौथे चरण में जहां वोटिंग होगी उनमें आंध्र प्रदेश की 25, तेलंगाना की 17, यूपी की 13, महाराष्ट्र की 11, मध्य प्रदेश की 8, पश्चिम बंगाल की 8, बिहार की 5, झारखंड की 4, ओडिशा की 4 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है।
चुनाव आयोग चौथे चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी में जुटा है। इस चरण में जिन दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी, उनमें तेलंगाना के हैदराबाद से बीजेपी की माधवीलता, AIMIM के असदुद्दीन ओवैसी, लखीमपुर खीरी से केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी, कन्नौज से MP अध्यक्ष अखिलेश यादव, बेगूसराय से गिरिराज सिंह, पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा शामिल हैं। चौथे चरण की वोटिंग के साथ आंध्र प्रदेश में आम चुनाव खत्म हो जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में भी चुनाव खत्म हो जाएगा। चौथे चरण के बाद कुल 18 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में आम चुनाव की वोटिंग खत्म हो जाएगी। और हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने विरोधियों पर बड़ा प्रहार किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 4 जून को भारत विरोधी हारेंगे और 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा। 4 जून के नतीजे अब बिल्कुल स्पष्ट है। 4 जून को देश जीतेगा। 4 जून को 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प जीतेगा और 4 जून को भारत के विरोधी हारेंगे। 4 जून को आत्मनिर्भर भारत अभियान के विरोधी हारेंगे। 4 जून को CAA कानून के विरोधी हारेंगे। 4 जून को यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोधी हारेंगे। 4 जून को वोट जिहाद की बात करने वाले हारेंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रैक रिकॉर्ड को लेकर भी कांग्रेस को घेरा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार और कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड की तुलना की है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर और क्या कुछ कहा, कैसे प्रहार किया, आपको सुनवाते हैं। भारत आज डिजिटल पावर है। भारत आज फिनटेक पावर है। भारत आज स्टार्टअप पावर है। भारत आज 5वीं दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। भारत आज स्पेस पावर है। साथियों, ये तो मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है लूट, लूट, लूट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है अपीजमेंट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है डायनेस्टी फर्स्ट। कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड है आतंकवादियों पर नरमी। और वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़ा बयान दिया। लखनऊ के संविधान सम्मेलन में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वो लिख कर दे सकते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। चौथे चरण के वोटिंग से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी काफी जोश में नजर आ रहे हैं। बीच चुनाव में ही वो बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि इस बार बीजेपी को 180 से 200 सीटें आ रही हैं। वो इससे आगे नहीं जाने वाली है। राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। इसके लिए वो लिखकर देने के लिए भी तैयार हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की सभी स्ट्रेटेजी फेल हो गई है। राहुल अपने मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बता रहे हैं। मैं आपको एक बात की गारंटी दे देता हूँ, एक बात तो मैं आपको बता देता हूँ कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे। ये 100% मैं आपको, आप चाहते हो तो मैं यहाँ पे लिख के आपको सबको दे दूंगा, साइन करके दे दूंगा। अगर पूरी चीटिंग कर दी, अगर ईवीएम लपेट लिया, वैसे हो सकता है, मगर उसके अलावा ये 200 180 से आगे नहीं जाता। इसके अलावा राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि वो किसी भी शख्स से डिबेट कर सकते हैं।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन में हिस्सा लेने लखनऊ पहुंचे। मंच पर पहुंचते ही राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगे। संविधान सम्मेलन के दौरान भी ज्यादातर राजनीति की बात हुई। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान की रक्षा के लिए देश के बहुत से लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी है। इस दौरान राहुल गांधी ने संविधान की किताब भी दिखाई। उन्होंने कहा कि देश में सभी को जो कुछ भी मिला है वो संविधान ने दिया है। हमसे हमारा अधिकार कोई न छीन सके, इसके लिए हमें लड़ना होगा। राहुल गांधी यहाँ भी प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करते रहे। एक सवाल के जवाब में राहुल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी मुद्दे पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। वहीं तेलंगाना के भोंगीर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि बीजेपी की हुकूमत आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। चौथे चरण में तेलंगाना के सभी 17 लोकसभा सीटों पर वोटिंग है। आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। जीत के लिए सभी पार्टियों ने पूरी ताकत लगा दी है। एक तरफ बीजेपी तेलंगाना में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने के लिए धुआंधार प्रचार कर रही है, वहीं कांग्रेस एक सीट पर नजर बनाए हुए है। विधानसभा में परचम लहराने वाली कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटें उसकी झोली में आएंगी। चुनाव प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर प्रहार किया। खड़गे ने कहा, बीजेपी फिर सत्ता में आई तो संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी का एक सीट तेलंगाना में नहीं आना चाहिए। अगर आया तुम्हारा लोकतंत्र खतरे में है। अगर आया तो हमारे जो संविधान है वो खत्म हो जाएगा। अगर वो फिर हुकूमत में आया तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स चले जाएंगे। आजादी कांग्रेस ने दिलाई, तुम बीजेपी वालों का कुछ भी नहीं। इनके घर में एक आदमी भी नहीं मरा देश के लिए। गृहमंत्री अमित शाह ने संदेश खाली पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि जुर्म करके छिपाने का पैटर्न टीएमसी का है। गृहमंत्री अमित शाह ने टीवी9 संवाददाता से एक्सक्लूसिव बातचीत में बात कही। क्या कहा गया उनकी तरफ से सुनिए। संदेश खाली को लेके बीजेपी के तरफ से उसको एजेंडा बनाया गया, मुद्दा बनाया गया, लेकिन टीएमसी का कहना है स्टिंग ऑपरेशन के लेकर बात में और सारे वीडियो भी आएंगे। तृणमूल कांग्रेस की पैटर्न रही है, पहले जुर्म करो और बाद में जुर्म को जुटलाने के लिए जिन पर जुर्म हुआ है उस पर और जुर्म करो। संदेश खाली ये शर्मनाक घटना है। हाईकोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है। ममता बनर्जी को शर्म आना चाहिए। आज आपके रैली में तृणमूल ने मांग किया है समाज जांचना चाहिए। देखिए, हाईकोर्ट भी जुटी है, सीबीआई भी जुटी है, इतनी सारी महिलाएं जुटी है और सिर्फ तृणमूल वाले सच्चे हैं। बंगाल की जनता सच जानती है और बैलेट बॉक्स पर मालूम पड़ेगा कि बंगाल की जनता संदेश खाली का जवाब दे। बंगाल की जनता को मैं इतना ही कहना चाहता हूं, बम धमाकों के बंगाल से मुक्ति पाने के लिए, कट मनी और गुंडागर्दी से मुक्ति पाने के लिए, सोनार बांग्ला बनाने के लिए मोदी जी का समर्थन करिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल को भय भ्रष्टाचार से मुक्त कराकर बीजेपी उसे सोनार बांग्ला बनाएगी। इस दौरान अमित शाह ने आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में एक रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में चुनावी तापमान काफी गर्म है। ममता के किले को ढहाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल में ज्यादा से ज्यादा कमल खिलाने के लिए पीएम मोदी के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी कमान संभाल ली है। धुआंधार प्रचार पर निकले अमित शाह ने आसनसोल लोकसभा में रोड शो किया। शाह के रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ को देखते हुए अमित शाह ने कहा, एक बूथ पर कमल खिलाकर भय भ्रष्टाचार मुक्त और सोनार बांग्ला बनाएंगे। मैं आज बताना चाहता हूं, सीबीआई जांच कर रही है। बंगाल की माताओं बहनों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। संदेश खाली के गुनहगारों को हम उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। इससे पहले शाह ने बंगाल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए ममता सरकार पर करारा वार किया। शाह ने संदेश खाली के गुनहगारों को कड़ी चेतावनी दी। शाह ने तृणमूल कांग्रेस के नारे मां माटी मानुष को लेकर भी कटाक्ष किया।
और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल रिहाई के बाद केजरीवाल का पहला सोशल मीडिया पोस्ट आ गया है एक्स पर। हनुमान जी के आशीर्वाद से बाहर आया हूं, केजरीवाल ने लिखा है। कोर्ट के न्याय की वजह से अपनों के बीच लौटा, आज 11 बजे हनुमान मंदिर पर मुलाकात होगी, ये कहा गया उनकी ओर से, अरविंद केजरीवाल की ओर से। 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, और शाम में 2 रोड शो भी करेंगे अरविंद केजरीवाल। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हमीरपुर से आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। नामांकन से पहले अनुराग ठाकुर ने घर में कन्या पूजन किया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अनुराग ठाकुर रोड शो करने के बाद नामांकन दाखिल करेंगे। आज नॉमिनेशन का दिन है, लेकिन उससे पहले कन्या पूजन की गई अनुराग ठाकुर की ओर से। विजय होगी, इसके लिए पूरी ताकत हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने लगाई है। मेरा चुनाव तो पहले भी पार्टी के कार्यकर्ता ही जनता के आशीर्वाद से जीतते रहें, लड़ते रहें, और इस बार भी वही होगा। और वहीं बात अगर हैदराबाद सीट की जाए तो यहां के लोकसभा का चुनाव बहुत ही रोमांचक हो गया है। सियासी आरोप प्रत्यारोप के बीच भरपूर डायलॉगबाजी हो रही है। बीजेपी के नेता नवनीत राणा ने अब एक वीडियो को जारी करके ओवैसी के तोप वाले बयान पर उन्हें जवाब दिया। बड़े ने ओवैसी ने कहा कल एक मंच पे बहुत उत्साह के साथ, हेट्रेड स्पीच के साथ, कि मैंने छोटे को दबा के रखा और हमारा छोटा तोप है। मैं आपको बताना चाहूंगी बड़े कि ऐसे तोप को तो हम घर के बाहर सजावट के लिए रखते हैं। बड़ा कहता है कि छोटा हमारा खूंखार है, अरे ऐसे खूंखार हम घर में पालते हैं। ये याद रखना कि मैं भी माजी सैनिक की बेटी हूँ, कि मैं भी देखना चाहती हूँ मुर्गी और मुर्गी का बच्चा कब तक खैर मनाता है। और बड़ा कहता है कि मैंने छोटे को संभाल के रखा है, मैंने छोटे को समझा के रखा है। अरे समझा के रखा है इसलिए बड़े तुम्हारे आंखों के सामने, नहीं तो आज राम भक्त और मोदी जी के शेर हर गली में घूम रहे हैं। दबा के रखा है इसके लिए नजरों के सामने है। इतना ही मैं कहूंगी, और मैं भी देखती हूँ, बहुत जल्द मैं हैदराबाद आती हूँ, मैं देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो नवनीत राणा और ओवैसी के बीच में तीखी बयानबाजी हो रही है। हैदराबाद से सांसद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने यह कहा था कि उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी तोप हैं, उनको संभाल कर रखना पड़ता है। ओवैसी ने बीजेपी नेता नवनीत राणा के 15 सेकंड वाले बयान के जवाब में जो कुछ कहा था, हम आपको अब वो सुनवाते हैं। वो MP साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे छोटे, अरे छोटे को रोक के रखा हूं, छोटे को बहुत रोक के रखा हूं। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर तो तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। छोटे छोटे, तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम तुमको, तोप है वो। बोर बच्चा है, सालार का बेटा है, बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, बहुत मुश्किल से। और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। और आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आजमगढ़ से बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव निरुआ ने कहा है कि 2024 के चुनाव पे एक सियासी फिल्म बन रही है जिसका नाम है 400 के पार। TV9 से खास बातचीत में दिनेश लाल यादव निरुआ ने दावा किया है कि ये फिल्म सुपरहिट होने जा रही है। ये तो 4 जून की फिल्म क्या होगी दिनेश जी, हिट होगी फ्लॉप होगी? मुझे लगता है कि देखिए बहुत पहले एक फिल्म आई थी नदिया के पार, अच्छा, और अब ये 24 में बन रही है 400 के पार और ये 100% सुपर हिट होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि कहीं निरहुआ चलन लंदन ना हो जाए 4 जून। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ धरातल पे रह के काम किया है। हाँ। और सबसे बड़ी बात आपको बताता हूँ कि आजमगढ़ में जो लोग पहले हमारे पक्ष में नहीं थे वो भी आ गए, और उसका एक ही कारण है,
अगर आपको धर्मेंद्र यादव मिलेंगे तो आप पूछिएगा, अच्छा जरूर पूछेंगे, तो वो खुद ही बता देंगे कि हाँ ये सही कारण है। ये लोग 19 में जीते तो भी भाग गए, 22 में हारे तो भी भाग गए। तो जो जनता इनके लिए लड़ती थी, हमारा विरोध करती थी, वो लोग भी मेरे साथ आ गए, क्योंकि 5 साल में यहाँ रहा तो उनका काम भी मैं ही कर रहा था। हम कहते हैं कि विपक्ष ईवीएम का रोना रोते रह जाएंगे, हाँ, और हम भी बूथ पे जाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, 400 सीट जीतकर 24 में फिर मोदी ही आएंगे। इधर हरियाणा में हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रही जेजेपी उम्मीदवार नैना चौटाला के काफिले पर शुक्रवार को हमला हो गया। पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने हमले के लिए कांग्रेस नेता पर आरोप लगाया। हरियाणा के उचाना क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकली दुष्यंत चौटाला की मां नैना चौटाला के काफिले पर कुछ लोगों ने शुक्रवार को हमला कर दिया। भीड़ के साथ जेजेपी कार्यकर्ताओं की हाथापाई और झड़प भी हुई। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के प्रमुख दुष्यंत चौटाला ने आरोप लगाया कि इस दौरान उनकी मां नैना चौटाला के काफिले की गाड़ियों पर ईंट पत्थर भी बरसाए गए, जिसमें कई कार्यकर्ताओं को चोटें भी आई। दुष्यंत चौटाला ने घटना के दौरान कुछ महिला कार्यकर्ताओं के कपड़े फाड़ने का आरोप भी लगाया है। दुष्यंत चौटाला ने हमले के लिए कांग्रेस नेता पर आरोप लगाए हैं। ये लोग अब महिला नेता के जो है काफिले पर जाकर के हमला करेंगे और ये लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। मैं वैसा नहीं कह रहा हूं, आइडेंटिफाई हुए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जयप्रकाश के सपोर्टर्स हैं और जयप्रकाश का इतिहास रहा है, रिकॉर्ड रहा है पीछे से कि जयप्रकाश इस तरह के एलिमेंट्स को सदैव अपना साथ देता आया है, गोलियां चलवाता है, इलेक्शंस को खराब करता है, इलेक्शंस के अंदर इस तरह का माहौल क्रिएट करता है। महिला पहलवानों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। मामले में अगली सुनवाई 21 मई को होगी। पिछले साल महिला पहलवानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको जरूर याद होंगी। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया समेत करीब 30 पहलवानों ने तब कुश्ती संघ के अध्यक्ष रहे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। महिला पहलवानों के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था। पहलवानों द्वारा मेडल लौटाए जा रहे थे। इसी मामले में अब दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 5 महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में अदालत ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आरोप तय किए हैं। ब्रजभूषण पर धारा 354, 354A और 506 के तहत आरोप तय किए गए हैं। यानी 354 यानी किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला करना, 354A यानी यौन उत्पीड़न और 506 यानी आपराधिक धमकी के तहत आरोप तय किए गए हैं। अब मेरे लिए रास्ते खुल गए, क्योंकि जब चार्ज पर आप अपनी बात रखते हैं तो कोई सबूत, कोई गवाह, कोई साक्ष्य आप अलग से नहीं रख सकते हैं। जो पुलिस ने चार्ज में लगाया है उसी के इर्द गिर्द आपको रहना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अलग अलग राज्यों से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 9 शूटर्स को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में शूटर्स ने कई खुलासे किए हैं। कहां-कहां फैला है लॉरेंस बिश्नोई का साम्राज्य, देखिए इस रिपोर्ट में। गैंगस्टर से अंडरवर्ल्ड डॉन बनने की चाहत में लॉरेंस बिश्नोई देश विदेश में अपराध के साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। लॉरेंस का वर्चस्व 11 राज्यों और 6 देशों में है। देश के कई राज्यों में लॉरेंस बिश्नोई के सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। 9 गुर्गों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद पुलिस काफी चौकन्ना है। पूछताछ में खुलासा हुआ है लॉरेंस का जाल 11 राज्यों तक फैला है। इन राज्यों में लॉरेंस का दबदबा है। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात। सिर्फ देश ही नहीं, विदेशों में भी लॉरेंस का नेटवर्क तेजी से बढ़ रहा है, जिनमें कनाडा, अमेरिका, अजरबैजान, पुर्तगाल, यूएई, रूस। लॉरेंस बिश्नोई के पास गुर के अलग अलग राज्यों और देश के कमान संभालते हैं। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, ब्रिटेन रोहित गोदारा देखता है। पुर्तगाल, यूएसए, महाराष्ट्र अनमोल बिश्नोई के पास है। बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान भी अनमोल के हाथों में है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। हर गैंग की रिपोर्ट साबरमती जेल में बंद लॉरेंस को दी जाती है। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस वालों के सामने उस वक्त बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई जब उन्हें AK-47 और पिस्टल जैसे हथियारों को हैंडल करने को कहा गया। AK-47 चलाने में पुलिस वालों के हाथ पांव फूल गए।
उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की पुलिस हथियार चलाने में उस समय फेल हो गई, जब जनपद के एसएसपी थाने के निरीक्षण पर थे। उसी दौरान थाने में तैनात पुलिस कर्मियों से जब एसएसपी ने AK-47 पिस्टल जैसे हथियारों को खोलने और बंद करने को कहा, तो पुलिस वालों के हाथ पैर कांपने लगे। पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि इसे कैसे खोलें और कैसे बंद करें। कई दरोगा इस टेस्ट में फेल हो गए। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी कैसे हथियारों को हैंडल कर रहे हैं। हथियार उठाते ही हाथ कांप रहे हैं। AK-47 हैंडल न कर पाने से नाराज एसएसपी ने इन सभी पुलिसकर्मियों की एक दिन की ट्रेनिंग के आदेश दे दिए। अब इन पुलिसकर्मियों को अच्छे तरीके से हथियार चलाने और उसे हैंडल करने की ट्रेनिंग दी जाएगी। यूपी में ये पहली बार नहीं हो रहा है। कई बार पुलिस की हथियार चलाने की क्षमता को परखा गया है और पुलिसकर्मी फेल रहे हैं। अब सवाल है कि पुलिसकर्मी ऐसे हथियार चलाएंगे, इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो कैसे आधुनिक हथियारों से लैस अपराधियों, माफियाओं और आतंकियों से मुकाबला करेंगे। और एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के सीतापुर में सनसनीखेज वारदात हुई है। शख्स ने परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी। आरोपी शख्स ने मां, पत्नी और बच्चों की हत्या कर दी है। शख्स ने हत्या करने के बाद खुदकुशी कर ली। ये चौंका देने वाला मामला सामने आया है, दिल दहला देने वाली वारदात। और प्रीति और ज्यादा जानकारी इस केस से जुड़ी हुई दे रही है। प्रीति, पुलिस क्या कह रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीतापुर की घटना है, जहां पर जो पिता था उसने अपने पूरे परिवार को 3 जिसमें बच्चे बताए जा रहे थे, तीनों बच्चों को पहले छत से फेंका, फिर उसके बाद अपनी पत्नी और अपनी मां को उसने हथौड़ी मारकर हत्या कर दी है। उसके बाद उसने खुद को गोली मार ली है। हालांकि इस युवक को नशे की आदत थी और काफी दिनों से नशा कर रहा था और नशे की हालत में ही इसने ये बड़ा कदम उठाया है। हालांकि जब उसने अपने आप को गोली मारी, उसके बाद अस्पताल ले जाने के बाद उसकी भी मौत हो गई है। जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है, कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस युवक ने पूरे परिवार को मौत के घाट उतारा है, जिसमें उसके ही खुद के 3 बच्चे, उसकी पत्नी और उसकी माँ है। जी बिल्कुल प्रीति, नजर बना के रखिए। बड़ा मामला सामने आया है, लेकिन हत्या का मकसद क्या था, मंशा क्या थी, अब तक ये साफ नहीं हो पाया। पुलिस पूछताछ कर रही है। आप आगे बढ़ते हैं। दिल्ली NCR में जो आंधी तूफान आया उससे जुड़ी हुई बड़ी खबर है। बड़ा नुकसान हुआ है, 2 लोगों की मौत हो गई है, 23 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। कई पेड़ गिरे हैं, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, कई इलाकों में देर रात तक बिजली तक गुल रही। नुकसान की खबरें सामने आई। 23 से ज्यादा लोग घायल हुए। आंधी तूफान की वजह से 2 लोगों की मौत भी बताई जा रही है। बीती रात दिल्ली NCR में जबरदस्त तूफान आया था, उसके बाद ये नुकसान की खबरें हैं।